भाई ये उच्च से निम्न क्यों आया? तो होशियार चंद है, निम्न से उच्च गया है दातनीपुर इलेक्ट्रॉन, है ना। अब तुमको ऊर्जा मिल गया बाहर से, तुम्हारा पावर बढ़ गया, होशियारी झाड़ के तुम लोग निम्न से उच्च में गए हो। अब गए हो तो रहो ना भाई, तो ना 10 की घात -8 सेकंड तक ही और रहेगा, फड़फड़ा के उच्च ऊर्जा स्तर से फिर निम्न स्तर में आएगा, और उच्च से फिर निम्न में आएगा तो एक फोटान उत्सर्जित होगा, है ना, एक फोटान उत्सर्जित होगा। आज हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, है ना, उसको। ठीक, हेडिंग डालो। हाँ, मॉडल, ये 1 नंबर मॉडल है रदरफोर्ड का, है ना। क्या कौन मॉडल है? तो धुमन लेकिन यार तुम लोग अलग मॉडल हो, परमाणु मॉडल है ना। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखो क्या क्या है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहां से आया? जब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हुआ उसके बाद ही रदरफोर्ड का थ्योरी आया। अब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था पता है? जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ जिससे अल्फा किरणें निकलती हैं, है ना, हम लोग का कई सारा है, जिसमें हम लोग का यूरेनियम है, पोलोनियम है ना, जिससे लगातार हम लोग की अल्फा किरणें उत्सर्जित होती है, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक, इसमें क्या किया गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए एक डब्बा लिया गया। अब मैं एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं। ठीक, और यहां से अल्फा किरणों को कराया गया, एक स्वर्ण का पत्ती ऐसे रखा गया, है ना, सोने की पतली परत। ठीक, सोने की पतली परत जिसको हम लोग झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक, सोने की, है ना। इसी को लेकर के हम लोग का प्रयोग किए। ठीक, और इसकी मोटाई कितना थी मालूम? लगभग 2.1 गुणी 10 की घात 7 मीटर -7। ठीक, इतनी पतली वो क्या थी? सोने की पन्नी थी। जैसे वो आता है देखे, वो मिठाई सिठाई में सिल्वर का, हाँ, चांदी वर्क, बस वैसे ही, उससे भी पतला, झिल्ली टाइप का एकदम, है ना। तो उतनी ही पतली पन्नी थी, उससे भी और ज्यादा, है ना, हद से ज्यादा पतली पन्नी थी, जिसमें हम लोग का क्या किए, इस प्रयोग को देखें। तो इसके प्रयोग में हम लोग का क्या हुआ, इसमें प्रेक्षण निकला कि जब अल्फा कण निकलते हैं तो अधिकांश अल्फा कण जो हैं वो क्या करते हैं, इस सोने की पन्नी, ये हम लोग का क्या है, स्वर्ण पन्नी है, सोने की पन्नी, इसको सीधे छेद कर निकल जाते हैं। ठीक, सोने की पन्नी को सीधा छेद कर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक, कुछ जो थे, कुछ अल्फा कण, मतलब 8000 में से कोई एक, अगर 8000 मान लो अल्फा कण जा रहा है, उसमें से कोई एक ऐसा था जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर वो क्या हो जाता था, प्रकीर्णित हो जाता था। मतलब इधर जा रहा है 90 डिग्री इधर है, तो वो इधर से जाकर के ऐसे टकरा जाता था, है ना, मतलब 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हो जाता था, वो प्रकीर्णित हो जाता था। और लगभग 0.14% पूरा इसमें का अल्फा कण का लगभग 0.14% ऐसा था जो 1 डिग्री के कोण पर, है ना, 1 डिग्री के कोण पर क्या होता था, प्रकीर्णित होता था, प्रकीर्णित होता था। इन सब को देखते हुए फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक परमाणु मॉडल क्या किया, तैयार किया। ठीक, मतलब इससे इतना 3 चीज हुआ, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अधिकांश अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्ती, ये सोने की पत्ती को काट कर क्या निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, है ना। तो उससे यह पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग हम लोग का कैसा होता है, खोखला होता है, इसलिए वह स्वर्ण पत्ती को पार करके सीधा निकल जाता है ना, ऐसा निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि अल्फा कणों में धन आवेश होता है ना, और चूंकि अल्फा कण विक्षेपित होते हैं तो परमाणु के अंदर धन आवेश कम होने चाहिए, जो अल्फा कण पर स्थित स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, है ना। अल्फा कण पर हम लोग का धनावेश कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा हम लोग का, है ना। और कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं, देखो यहां से 90 अंश के कोण से इधर हो गया, है ना। तो कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, 90 अंश से अधिक पर, मतलब 8000 में से अगर 8000 अल्फा कण इस स्वर्ण पत्ती में गुजारेंगे तो 8000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसा होगा जो 90 अंश से अधिक कोण पर क्या होगा, प्रकीर्णित होगा, मतलब टकरा करके इधर आ जाएगा, है ना, मुड़ जाएगा, अपना रास्ता मोड़ देगा। तो ऐसा किस लिए होता है ना। तो यह तभी संभव है जब परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक ही सीमित स्थान पर क्या हो, केंद्रित हो, मतलब एक जगह पर वो क्या हो, केंद्रित हो, तभी यह संभव है, अन्यथा वो उसी वेग से स्वर्ण पत्ती को क्या कर देता, पार कर देता, है ना। तो ये सब उसका रीजन था, है ना। तो हाँ, तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के अंदर धनावेश युक्त
इस केंद्रीय भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। इसीलिए मैं तुम लोग को नाभिक में लिखवाया हूं। नाभिक में मैं क्या लिखवाया, नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, रिलैक्सेशन टाइम में होता है ना, उदासीन होता है। हमारे पास प्रोटॉन में भी चार्ज होता है, क्या, धन आवेश, प्लस चार्ज। इसीलिए हम लोग का नाभिक कैसा हो जाता है, धन आवेश हो जाता है ना। इसलिए उसका आवेश धन होता है और इसमें दिया भी है इसलिए कि परमाणु के अंदर धन आवेश युक्त इस केंद्रीय भाग को, परमाणु के अंदर उपस्थित धन आवेश युक्त इसी केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद फिर आया रदरफोर्ड का क्या, हाँ, परमाणु मॉडल। ठीक, अब देखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या क्या है। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कहता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नाभिक का सबसे ज्यादा व्याख्या हुआ है ना। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, पहला, अब देखो पेपर में कैसा देगा, अब 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन आना है, 6 नंबर से टोटल। तो बोल दिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो 3 नंबर के लायक है, तो हम लोग को 3 पॉइंट देना पड़ेगा, है ना। परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां हैं, बोर का परमाणु मॉडल है ना, ये सब है हम लोग का। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो पहला ये कहता है कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान और धन आवेश, है ना, परमाणु के केंद्र पर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश है वो कहां पर होता है, उसके केंद्र पर होता है, सेंटर पर होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो पहला तो हम लोग का वही आएगा, है ना। लिखना चाहोगे तो मैं बोल दे रहा हूं, परमाणु के समस्त द्रव्यमान, है ना, और आवेश परमाणु के केंद्र पर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। मतलब अगर ये हम लोग का परमाणु है, तो परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी उसका मास है, और उस पर जो चार्ज है, वो सब कहां पर होगा, यहीं उसके केंद्र पर होगा, इसके केंद्र पर, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। ठीक, दूसरा, इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक, तो दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या बनेगा, ये जो नाभिक का आकार है, नाभिक का जो आकार है वो होता है 10⁻15 मीटर के लगभग, है ना, 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, परमाणु का परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक जो है, इसका जो आकार है 10⁻15 मीटर होता है ना। और किसी परमाणु में कुल जो ऋण आवेश है वो नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होता है। क्योंकि नाभिक में हम लोग का देखो, अगर हम लोग इसके परमाणु को एक बार भूल जाए और नाभिक को जूम करें, तो नाभिक को जूम करोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसी में होगा, है ना। अब प्रोटॉन के पास प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके तो अंदर है नहीं, तो उसी को समझो कि परमाणु का कुल ऋण आवेश, अब नाभिक में है नहीं ऋण आवेश, नाभिक बाहर में, ऋण आवेश नाभिक के बाहर है, मतलब परमाणु का है वो। परमाणु का जो कुल इलेक्ट्रॉन है या कुल ऋण आवेश है, वो नाभिक के कुल धन आवेश के क्या होता है, बराबर। क्योंकि प्रोटॉन हम लोग का नाभिक में होता है, और प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग का ये बनेगा कि परमाणु का जो कुल ऋण आवेश है, परमाणु का कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धन आवेश या नाभिक में उपस्थित कुल धन आवेश के क्या होता है, बराबर होता है ना। अब देखो, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, मतलब जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या होगा, माइनस। तो प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। मान लो किसी परमाणु में 5 प्लस है, तो माइनस भी कितना होगा, 5, है ना। तो 5 और 5 दोनों खत्म कर देंगे तो क्या बचा, कुछ नहीं। अर्थात हम लोग का इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब विद्युत के लिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव, वो न्यूट्रल होता है ना, कोई नहीं होता। इसी कारण है, क्योंकि देखो फिर से क्या लिखोगे तीसरा में, तो तीसरा में लिखोगे कि परमाणु का ऋण आवेश, है ना, नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है ना। इसके कारण, है ना, परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो परमाणु विद्युत रूप से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक, चौथा, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है स्थिर नहीं होते, है ना, बल्कि ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना। चौथा क्या है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है स्थायी नहीं होते। ऐसा नहीं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, ऐसे ऐसे। जैसे अब वो तुलना किससे किया था, तरबूज से किया था ना,
है, तरबूज का बीज को क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना, तो तरबूज का बीज को देखोगे तो स्थायी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कैसे हो, स्थायी हो, ऐसा नहीं होता। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हालांकि यह भी अधूरा था, क्योंकि वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा नहीं करते हो, दीर्घ वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। बहुत सारा थ्योरीज का रिजेक्ट हुआ रदरफोर्ड का इससे रिलेटेड, है ना। तो एक चीज वही लिखोगे चौथा, कि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होते, बल्कि ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दीर्घ वृत्तीय मत लिखना ना, क्योंकि रदरफोर्ड दीर्घ वृत्तीय नहीं बताया, वो खाली बोला है कि वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, गति करते हैं। ठीक, ये था, हो गया। अब उसके बाद देखें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, कमियां। अब देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, मां लिखा गए मॉडल की कमियां, है ना, कमियां। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी था, तो दो सबसे बड़ा कमी था रदरफोर्ड का, ठीक है ना। एक हम लोग का क्या था, परमाणु का स्थायित्व, है ना। पहला था हम लोग का क्या, परमाणु का स्थायित्व, परमाणु का स्थायित्व। अब इसमें क्या था, तो इसके अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमता है। कौन बोला, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बोला कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक मतलब स्थायी नहीं होते, वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब कोई भी चीज वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करेगा तो उसका कुछ ना कुछ हानि तो होगा, ऊर्जा तो खत्म होगी, और ऊर्जा खत्म होगी तो कैसा होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, थकते जाओगे। जैसे तुमको भी बोले तुम वहां से वहां तक चल रहे हो तो एक ही स्पीड से चलते जाओगे क्या, निरंतर नहीं चलोगे, क्योंकि तुमको भी एनर्जी चाहिए, और तुम चल रहे हो तो तुम्हारा एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं तो जाके थकोगे। ऐसा तो नहीं सब दिन चलते ही रहोगे, है ना कहीं थकोगे। तो वैसे ही इसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी नहीं है, वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं या घूम रहे हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि घूम रहे हैं वो लगातार, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, जिससे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी, है ना। अब वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम होगी तो यह वृत्तीय कक्षा में ना घूमते हुए क्या होगा, सर्पिलाकार घूमेगा। सर्पिलाकार मतलब सांप के जैसा, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, कुंडली मार के ये पूछ है, फिर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे करके फिर ये सांप रहेगा ऐसे, है ना, फेन काटता, ठीक। तो वैसे ही है कि जब मान लो ये नाभिक है ना, ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है हम लोग का, है ना, और ये हम लोग का क्या है, एक परमाणु मान के चले, ठीक, परमाणु मान के चले। तो मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर गति कर रहा है, तो अगर ये वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, समझो इस कक्षा में, ठीक, ये वाला वृत्ताकार, इस वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। उसकी ऊर्जा में जब कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि ऊर्जा में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी कम होगी, तो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब ये छोटा होते जाएगा, और छोटा होते जाएगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार मार्ग में ना घूम के क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार ऐसे घूमते जाएगा, और घूमते 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 लास्ट में नाभिक में आकर के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक, क्योंकि आखिरी में जाना कहाँ है, नाभिक में ही जाना है, तो वैसे ही होगा। तो घूमते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा, लेकिन वास्तव में परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है, ठीक। तो ये एक रदरफोर्ड का सबसे बड़ा कमी था परमाणु को लेकर के, ठीक। पहले तो वो बोला परमाणु क्या होता है, मतलब जैसे वो तुलना दे दिया कि तरबूज में बीज के समान हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर उसको लगा बीज के समान है बोल दूंगा तो फिर इन लोग को लगेगा कि तरबूज में बीज स्थायी होता है तो परमाणु में नाभिक भी स्थायी होगा, लेकिन फिर वो बोला कि परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है स्थायी नहीं होता, वो
एक वृत्तीय कक्षा में, दीर्घ वृत्तीय नहीं, खाली एक वृत्तीय कक्षा में क्या करता है, नाभिक के परिक्रमा करता है। अब परिक्रमा करता है बोला तो अब लोगों को ये मन में लगा कि ठीक है परिक्रमा करता है तो परिक्रमा करते करते वो थकेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी तो लॉस होगा ना, है। तो इलेक्ट्रॉन जब थकेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन थकेगा तो ये कम होते होते जाएगा, धीरे धीरे इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी, और त्रिज्या कम होगी तो वृत्तीय मार्ग में, वृत्तीय कार कह रहा था, वृत्तीय मार्ग में ना घूम के क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार मार्ग में घूमते 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 लास्ट में आके नाभिक में जाके गिर जाएगा। जैसे वो पुराने जमाने में, अभी तो दुनिया भर का लिक्विड आ गया है, मच्छर जलाने का कॉइल आता था, देखे हो, ऐसे करके, ऐसे शेप में। अब वो कॉइल कैसा रहता था, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे कांटा करके ऐसे रहता था, ऐसे, है ना, ऐसे कॉइल रहता था, यहीं कर जलाते थे और यहाँ पर खोंच देते थे ऐसे करके है ना, ऐसे करके ऐसे, फिर वो जलता रहता था। ठीक, तो वही वो सर्पिलाकार मार्ग है वही, और जाके कहाँ पर खत्म होता है, केंद्र पर खत्म होता है। तो बस वैसे ही सर्पिलाकार मार्ग में जाते जाते नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अतः परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा। लेकिन ये थ्योरी पूरा क्या होता, गलत था। वास्तव में परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक, और यही जो परमाणु है ये रेखील स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इसका दूसरा कमी यह था कि यह परमाणु मॉडल जो है रेखील स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। अब इसमें एक शब्द आता है रेखील स्पेक्ट्रम। क्या है रेखील स्पेक्ट्रम, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, मतलब वो बोर का परमाणु मॉडल आएगा ना, इसी में पढ़ेंगे हम लोग का। ठीक, तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग का 2 हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाइए, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाओगे 3 नंबर में, 3 पॉइंट में। अगर बोलता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए, तो 2 कमियां हैं। एक हम लोग का परमाणु का स्थायित्व, जिसमें पूरा डिटेल दोगे, 2 नंबर उसी में रहेगा, और 1 नंबर इसमें रहेगा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या 3 नंबर में। ठीक, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सुधारने के लिए कौन आया, बोर आया, है ना। बोर अपना परमाणु मॉडल को संकलित किया। ये रदरफोर्ड से ही इंस्पायर है ना, मतलब उसी के परमाणु मॉडल से इंस्पायर है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अब नाम आ गया बोर। अब मान लो मैं कुछ चीज निकालता हूं, मेरे में कुछ कमी है, उसको तुम लोग सुधार के तुम लोग निकालोगे तो नाम तुम्हारा आ जाएगा, मेरा नाम हट गया। बाकी वास्तव में तुम लोग सीखे कहां से हो, मेरे से सीखे हो, बस वही है। तो सीखे रदरफोर्ड ने सीखा बोर से था, बोर ने सीखा था रदरफोर्ड से, लेकिन अब बोर ने उसको सुधार के दिया था, अब बोर का परमाणु मॉडल आ गया, है ना। तब बोर का परमाणु मॉडल क्या है वो देखते हैं हम लोग, है ना। बढ़िया है परमाणु मॉडल बोर का भी, सुंदर दिखता है। चलो हेडिंग डालो, बोर का परमाणु मॉडल। चिभोर का परमाणु मॉडल चिभोर देना बोर को, है ना। तो देखो 2 लाइन तो लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, है ना। उसने दूर किसका किया, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को दूर किया, है ना। वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को दूर किया, उसकी कमियों को, किसके माध्यम से, क्वांटम सिद्धांत। देखो एकदम लोएस्ट छोटे नेचर में जाकर के सिद्ध कर रहा है क्वांटम सिद्धांत। तो बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग बोर का क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं, है ना। वैसा मॉडल नहीं कहते है ना। मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ऐसे थे, है ना। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करके वो अपना परमाणु मॉडल दिया, है ना, पतली कमरिया करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक, अब इसके अनुसार बोर का परमाणु मॉडल कैसा है उसको देखो। ठीक, पहला, अब इसमें 3-4 पॉइंट है, इसमें भी कुछ कुछ लिखना है ना। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, बल्कि कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, और स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन
नहीं करते, मतलब ऊर्जा की कमी नहीं करते, है ना। मतलब इसने क्या कहा था, पहला बोर का परमाणु मॉडल में हम लोग का पहला क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर सभी संभव दिशा में नहीं गति करते, मतलब ऐसा नहीं है कि सब संभव दिशा में जिधर पाएंगे उधर गति करेंगे, एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं, है ना, एक निश्चित जगह एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। इन कक्षाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा, जैसे हम लोग कहे नाभिक है और इसमें निश्चित कक्षा हम लोग का क्या होगा, ऐसे करके, जिसमें हम लोग देखते थे ना n बराबर 1 तो k, n बराबर 2 तो l, n बराबर 3 तो m और n बराबर 4 तो मतलब क्या आता था n, ये सब कक्षा थे ना। इन्हीं कक्षाओं को क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा। इसी में इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 ऐसे करके, है ना। तो ये होता था हम लोग का, तो उसी को बोल रहा है हम लोग का कि बोर के परमाणु मॉडल में जो ये था, है ना, इसमें बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, ये हम लोग का नाभिक है, नाभिक को मैं अलग कलर लाली कलर से कर दे रहा हूं, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन का क्या, ये हम लोग का परमाणु का क्या है, नाभिक है। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है ना, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर सभी संभव दिशाओं में गति नहीं करते, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं, और इन कक्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक, और स्थायी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, है ना, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, उत्सर्जन मतलब रिलीज नहीं करते, है ना, अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालते। ठीक, ये था बोर का क्या, पहला हम लोग का परमाणु मॉडल का उसका पहला सिद्धांत कह सकते हो, सिद्धांत कहते हैं, है ना, सिद्धांत कहते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्थायी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है, जिसकी ऊर्जा हम लोग का क्या था, जिसकी ऊर्जा h न्यू बराबर ई आई माइनस ई क्या था, f, है ना, मतलब प्रारंभिक स्तर की ऊर्जा और अंतिम स्तर की, फाइनल इनर्शियल और फाइनल। समझे इसको, समझे, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा। अब समझो कैसा कैसा है उसको, है ना, मैं बता रहा हूं। मान लो, अब देखो इसको मिटा करके मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं, समझना। ये जो दूसरा पॉइंट लिखवाया हूं ना कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एक फोटॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है, जिसकी ऊर्जा h न्यू बराबर ई आई माइनस क्या होता है, ई एफ। ठीक, ये होता कैसा है, मान लो ये नाभिक है थोड़ा देर के लिए, है ना, अब ये हम लोग का एक उसका कक्षा है, ऊर्जा स्तर है, और ये है KLMN वाला है ना उसमें। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गति कर रहा है, ठीक, अब सिंपल वो गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, करते रह रहा है, कितना दिन कर रहा है क्या पता, है ना। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब देखो अगर ये परमाणु, मान लो यहां से यहां तक का मैं पैक कर देता हूं, ये क्या है, हम लोग का परमाणु है। यदि इस परमाणु को हम लोग बाहर से ऊर्जा दें, अगर इस परमाणु को बाहर से हम लोग क्या करें, ऊर्जा दें, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएंगे। अब ऊर्जा पाएंगे तो इन लोग का पावर बढ़ जाएगा। है ना, अब इन लोग का पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब देखो ये जो है ये निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये जो है ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है। मतलब यदि किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा जाते हैं, इनका पावर बढ़ जाता है, नहीं कहते पावर बढ़ गया कार भैया ऐसे करके, बस वैसे ही इलेक्ट्रॉन का पावर बढ़ जाता है। और जब पावर बढ़ता है तो क्या होता है, ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर जाता है। निम्न ऊर्जा यह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वहां पर 10 की घात -8 सेकेंड, बस इतना देर ही रुक पाता है वो, और उच्च ऊर्जा स्तर से फिर कहां आता है, निम्न ऊर्जा स्तर। तो हम लोग को पूरा डिटेल नहीं दिया है, वो खाली बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, उच्च ऊर्जा स्तर वाले से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है, जिसका ये हम लोग का दिया है। तो पहली बात हम लोग का मन में आना चाहिए, उच्च स्तर गया कैसे,
भाई ये उच्च से निम्न क्यों आया? तो होशियार चंद है, निम्न से उच्च गया है दातनीपुर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का गलती है भाई, तुम जहां पर हो अपने औकात में रहो, निम्न उस ऊर्जा स्तर में ही, है ना। अब अब तुमको ऊर्जा मिल गया बाहर से, तुम्हारा पावर बढ़ गया, होशियारी झाड़ के तुम लोग निम्न से उच्च में गए हो। अब गए हो तो रहो ना भाई, तो ना 10 की घात -8 सेकंड तक ही और रहेगा, फड़फड़ा के उच्च ऊर्जा स्तर से फिर निम्न स्तर में आएगा, और उच्च से फिर निम्न में आएगा तो एक फोटान उत्सर्जित होगा, है ना। एक फोटान उत्सर्जित होगा, और एक फोटान ऊर्जा उत्सर्जित होगा जिसकी ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू बराबर EI माइनस EF, जहां इनर्शियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, है ना। प्रारंभिक ऊर्जा हम लोग कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था की जो ऊर्जा है माइनस अंतिम अवस्था की ऊर्जा, इन दोनों को घटाओगे तो फोटान का हम लोग का ऊर्जा निकल जाता है। ठीक, समझ गए? यही था हम लोग का। ठीक, औकात नहीं है, वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर गए दातनीपुर, है ना, रहते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। ठीक, और इसी को अगर इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, इसी को समीकरण 1 मान ले, तो यही जो हम लोग का बनेगा ये बोर का आवृत्ति प्रतिबंध है ना। इसी को बोर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। अगर मान लो पेपर में, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन याद रखना बोर का आवृत्ति प्रतिबंध क्या है। ठीक, तो बोर का आवृत्ति प्रतिबंध है एच न्यू, फोटान पढ़े हो अर्धचालक में, है ना। एच न्यू बराबर EI माइनस क्या होता है EF, जहां EI जो है प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा है और EF जो है वो अंतिम अवस्था मतलब फाइनल स्टेट का, है ना, अंतिम अवस्था की ऊर्जा है। तो प्रारंभिक ऊर्जा की अवस्था से अंतिम ऊर्जा की अवस्था को घटाओगे तो तुम लोग को एक फोटान की ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, कितना वो हम लोग का रिलीज किया हो। ठीक, तो ये था हम लोग का क्या ये क्या था हम लोग का बोर का द्वितीय, हम लोग का कहना चाहिए, हाँ दूसरा है परमाणु मॉडल में, दूसरा इसका मतलब थ्योरी है ना, ये दिया था। ठीक, तीसरा थ्योरी क्या है हम लोग का, नाभिक जो है अब कक्षा में घूमता है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी कक्षा में घूम जाएगा वो, है ना, इतना होशियार चंद नाभिक। अब नाभिक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब जान रहे हो इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है। एक तो होशियारी दिखाया है, वो क्या किया, औकात नहीं है फिर भी अपने से उच्च ऊर्जा स्तर वाले में गया है ना। अब वहां 10 की घात 8 सेकंड रुका है, -8 सेकंड, और वहां से फिर उतर के आ गया है ना। पावर नहीं, फिर भी होशियारी मानने गया था, उतर के फिर आ गया। ठीक, एक चीज वो हुआ। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन अभी भी उसका पावर है ना, उसका पावर अभी भी नहीं घटा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में घूमेगा, सब में नहीं घूमेगा। देखो अगर पावर ला देखा, सब कक्षा में नहीं घूमेगा, केवल उन कक्षा में घूमेगा जिसके लिए उसका कोणीय संवेग n मतलब h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहां n हम लोग का पूर्ण गुणज है 0 1 2 3 4 करके, है ना। तो वहां पर क्या हो, पूर्ण गुणज हो, वहीं पर वो उसी कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट बोर का परमाणु मॉडल क्या है ना, तीसरा बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, लिखना चाहोगे तो मैं बोल रहा हूं लिख लो, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिसके लिए कोणीय संवेग, जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। हिंदी में लिखना, h/2π का पूर्ण गुणज हो। ठीक, अब h/2π का पूर्ण गुणज हो। अब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग मतलब क्या होगा, कोणीय संवेग का परिभाषा जान रहे हो, संवेग का परिभाषा क्या है, mv। और कोण कब बनेगा, जब r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या करोगे, गति करोगे, तो mvr बराबर कितना हो जाएगा, h/2π इंटू क्या हो जाएगा n, जहां n उसका पूर्ण गुणज है 1 2 3 4, है ना। अब कोणीय संवेग को l बता दो, ये पूरा यहां से यहां तक का सूत्र है। हाँ, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, वो उधर करते थे, ये इधर करते हैं। वो किसके लिए था हम लोग का, वस्तु के लिए था, वृत्तीय गति। अब ये अब हम लोग एकदम डिटेल में आ गए हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग का mv संवेग संवेग गुणित त्रिज्या, है ना ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो,
है ना, h/2 का पूर्ण गुणज हो, जहां n बराबर 1 2 3 4 पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक, और n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं इसी को। मान लो ये हम लोग का क्या है, बिंदु है, बिंदु नहीं है, ये नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर हम लोग का कक्षा है, तो किन किन कक्षा में घूमेगा, मान लो पहले कक्षा में घूमता है तो n बराबर कितना आता है, 1, तो यहां पर रखोगे n बराबर 1, तो 1 रखोगे तो 1 गुणित h/2 मतलब इतना आएगा पहले कक्षा का, पहले कक्षा का कोणीय संवेग। दूसरे कक्षा का करोगे तो 2 का गुणा करोगे तो मतलब 2h/2। तीसरे कक्षा का करोगे तो तीसरे कक्षा के लिए 3h बटे क्या हो जाएगा, 2 वैसे ही अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग कोणीय संवेग होगा, तो h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब दूसरे कक्षा के लिए हम लोग रखेंगे तो n बराबर 2 रखोगे तो 2h बटे 2 है, तो दो को कटा देना, h बटे पाई होगा, ऐसा नहीं होगा, वो h बटे 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो 2 नीचे में रखना पड़ेगा, तो 2 रखो और 2 को यहां गुणा कर दो, तो h बटे 2 का पूर्ण गुणज देखो 2 आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे कक्षा में वो क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, और जहां 0.5 आ गया तो वैसे में नहीं करेगा वो। ठीक, तो पूर्ण गुणज होना चाहिए, उसी कक्षाओं में वो क्या करेगा, परिक्रमा करेगा। ठीक, ये था हम लोग का क्या क्या था जी ये, हाँ, बोर का तीसरा थ्योरी परमाणु मॉडल का उसका, है ना। और इसमें जो ये है, इसको मिटा रहा हूं देखना, इसमें ये गुणा में है, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं, इसे ही बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं। ठीक, यही बोर का हम लोग का क्या है, क्वांटमीकरण प्रतिबंध है। ठीक, इसे ही बोर का क्वांटमीकरण प्रतिबंध कहते हैं। तो ठीक, तो ये था हम लोग का बोर का 3 ठो क्या परमाणु मॉडल, है ना। जो रदरफोर्ड का ऐसे वाला था उसको बोर ने ऐसे बनाया, है ना, जबरदस्त परमाणु मॉडल। ठीक, हाय, अब उसके बाद क्या बचा जी, बोर का परमाणु मॉडल तो खत्म, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, तो इसको बुक से कर लिए रहना, है ना, लिखवा तो दिया हूं, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो हाइड्रोजन परमाणु का। इसमें अलग अलग का अलग अलग देखना ना, बामर श्रेणी लाइमन श्रेणी का उसमें पूछता है 2021 में अलग अलग सेट में, 2022 में, 2022 में, है ना, 2022 में ऐसे करके पूछा है वो। ठीक, जैसे मान लो पूछ दिया बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी का पूछ देता है ना, बामर श्रेणी का उसका सूत्र पूछ देगा, और उसी के बेस में हम लोग का और पूछ देता है कि इसमें तरंग दैर्घ्य कितना होता है ना, इसका तरंग दैर्घ्य का समीकरण लिखिए, तो उस सब को देख लेना, इस श्रेणी का सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य और सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य कितना कितना होता है, वो सब 3 ठो पूछेगा 3 नंबर में, है ना। वो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन को घुमाएगा और क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा बामर श्रेणी के लिए, जैसे मान लो हम लोग का एक दे दिया, बामर श्रेणी के लिए निम्न को समझाइए। अब पहला बोलेगा, है ना, पहला क्या बोलेगा, तरंग दैर्घ्य का समीकरण, तरंग दैर्घ्य का समीकरण। दूसरा दे देगा इसके लिए सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है या सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है ना। और तीसरा पूछ देगा कि ये जो है कहां पड़ता है, तो अवरक्त में पड़ता है, कहां पड़ता है, अवरक्त में। ठीक, तो उसी को हम लोग को देखना है। अब एक चीज समझो इसका, वहां पर मैं एक चीज नहीं बताया था, क्या, रेखीय स्पेक्ट्रम है शायद, है ना, रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम नहीं बताया था कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, इसी को समझो, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। मैं अभी तुम लोग को बताया, क्या बताया, कि इलेक्ट्रॉन यदि परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पाकर के क्या होते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चल देते हैं, और वहां पर कितना रुकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड, 88 आ जाते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड ही रुकते हैं। और उसके बाद ये लोग उच्च ऊर्जा स्तर से, मान लो ये उच्च ऊर्जा स्तर है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से कहां जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो जब इन लोग उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, तो दोनों ऊर्जा के स्तरों का जो अंतर होता है,
दोनों ऊर्जा स्तर का जो अंतर होता है, इसी के बराबर यहां से क्या निकलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। ठीक, मतलब ये भी एक ऊर्जा स्तर है ना, ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है। तो दोनों ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है, मतलब वही ई आई और ई एफ है ना, दोनों ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का जो अंतर है, इसी के बराबर यहां से क्या निकलता है हम लोग का, वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। फोटान के बराबर ही है, वैद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है। और ये जो तरंग निकलता है, इससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग जो निकल रहा है ना, उसी से हम लोग का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक, बस ये होता है हम लोग का। तो यहां से हो गया तुम लोग का चैप्टर खत्म। ठीक, जो हम लोग का था, अब कल से चालू करेंगे हम लोग क्या, नाभिक, है ना। 2 पार्ट में ये आएगा तुम लोग का, परमाणु मतलब वीडियो जो है, मतलब 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा। परमाणु पार्ट 1, परमाणु पार्ट 2, फिर नाभिक 1 और नाभिक 2, है ना, मतलब दो लेक्चर में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो नाभिक आज में खत्म, कल में परमाणु पढ़ेंगे, आज में नाभिक खत्म, सॉरी परमाणु खत्म, नाभिक 1 नाभिक 2, 2 दिन में खत्म तुम लोग का। उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट दिलाओ, पेपर ऊपर दिलाओ बढ़िया। ठीक, आज इतना ही देखो।